तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम इंडियन टायर मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं और जो टायर मार्केट का मार्केट लीडर कंपनी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है कि कौन सी इंडिया की सबसे लीडिंग टायर कंपनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों, जो ड्राइविंग फैक्टर्स है इंडियन टायर मार्केट के, वो है राइजिंग व्हीकल सेल्स। तो जो भी पैसेंजर व्हीकल्स के सेगमेंट के सेल्स बढ़ रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, मारुति सुजुकी के बड़े हैं, टीवीएस के बड़े हैं, उसके बाद आपके जो टाटा मोटर्स है और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे कंपनीज़ के सेल्स बढ़ रहे हैं। उसके वजह से टायर मार्केट को काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, स्ट्रॉन्ग इंडियन इकोनॉमी विथ इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम, क्या होगा ना, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो बहुत सारे लोग जो है वो पैसेंजर्स कार खरीदेंगे। जैसे ही बहुत सारे लोग पैसेंजर्स कार्स खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कार का मार्केट हो सकता है और टायर का मार्केट वहाँ पे बढ़ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से रोड कंस्ट्रक्शन होंगे, अच्छे रोड में इंप्रूवमेंट्स होंगी, रोड ज़्यादा कंस्ट्रक्ट होंगे तो ऑब्वियस है कि कार की सेल्स बढ़ेगी, और जैसे ही कार्स की सेल्स बढ़ेगी वैसे टायर्स की सेल्स भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट रेगुलेशन, सेफ्टी रेगुलेशन रिगार्डिंग हाई क्वालिटी टायर्स, तो अगर हाई क्वालिटी टायर्स अगर मार्केट में आएंगे तो ऑब्वियस है सेफ्टी अच्छी रहेगी और पैसेंजर्स और ख़रीदेंगे टायर्स को। बाकी रिस्ट्रेंट की बात हम थोड़ी सी बाद में करते हैं, ड्राइवर्स को समझ लेते हैं। ये ड्राइवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो ड्राइव करेंगे मार्केट को। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है, डीआरओसी एनालिसिस हम यहाँ पर करते हैं और डीआरओसी एनालिसिस से हमें पूरे सेक्टर का, पूरे इंडस्ट्री का पता चलता है कि किस तरीके से इंडस्ट्री आगे परफॉर्मेंस देने वाली है। अब चलते हैं थोड़ा सा रिस्ट्रेंट्स की तरफ कि एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रही है। तो प्राइस सेंसिटिविटी है, इंडियन कंज्यूमर जो है वो थोड़ा सा प्राइस सेंसिटिव है। 4,500 4,000 तक या फिर 4,000 से 5,000 तक एक एवरेज सेलिंग प्राइस आती है किसी भी टायर की। पैसेंजर व्हीकल की मैं सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस का प्रेशर होता है। और मैं खुद के गाड़ी के लिए मैंने जो बाइंग की है टायर्स की, वो अपोलो टायर्स की है, क्योंकि उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है। जो आफ्टर मार्केट जो सर्विस होती है वो थोड़ी सी उनकी अच्छी होती है। हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट, अब ये भी रिस्ट्रेनिंग फैक्टर कैसे में आता है, जैसे कि ये लोग बनाते हैं रबर से, पॉलीविनिल या फिर जो भी है, जो इनके पॉलीमर्स से इनके टायर्स बनते हैं। तो उसके वजह से इसका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है वो फ्लक्चुएशन इनके चलते रहता है रबर के प्राइसिंग में। तो अगर रबर की प्राइस बढ़ गई तो ऑब्वियस है इनका रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन आ गया, तो उसके वजह से इनके जो है वो प्रॉफिट मार्जिन ख़राब हो जाता है। प्रॉफिट मार्जिन ख़राब होने की वजह से नेट प्रॉफिट इनका ख़राब आता है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो रॉ मटेरियल के अगर प्राइसेस अगर नीचे लेवल पे चली गई तो यहाँ पर ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट की मार्जिन अच्छे आते हैं। इंडिया स्टिल फेसेस सम कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीपर इंपोर्ट्स, तो ये भी थोड़ा सा दिक्कत है। चाइना से इंपोर्ट करके आता है तो चीपर टायर इंपोर्ट्स आते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हम देखेंगे तो क्या है अपॉर्चुनिटीज़, तो सबसे पहले ग्रोथ इन टू व्हीलर एंड पैसेंजर कार सेगमेंट, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। फोकस ऑन प्रीमियम टायर्स, तो सबसे बढ़िया जो है ना, प्रीमियम टायर्स के ऊपर फोकस हो रहा है। जो भी है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस है जो प्रीमियम और हाई प्राइसिंग लेवल के जो टायर्स है उनके ऊपर फोकस होगा। एक्सपांशन ऑफ रिप्लेसमेंट मार्केट, ठीक है, ग्रोइंग व्हीकल बेस जैसे ही होता है तो रिप्लेसमेंट टायर, मतलब जैसे कि अभी बहुत सारे पुरानी गाड़ियाँ होंगी तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा टायर को, तो उसके वजह से भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। राइजिंग एक्सपोर्ट्स, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। चैलेंजेस क्या है फिलहाल मार्केट में, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेजर प्लेयर्स अवेलेबल है। एमआरएफ, अपोलो, गुडियर, ब्रिजस्टोन, बहुत सारे प्लेयर्स है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी एक दिक्कत है यहाँ पर। न्यू एडवांसमेंट लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, तो उसकी वजह से भी कुछ और इनोवेशन लाना पड़ेगा टायर में। एनवायरमेंटल कंसर्न है, अब ये क्या होता है ना, देयर विल बी अ प्रेशर टू डेवलप सस्टेनेबल टायर प्रोडक्शन, तो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन आ जाता है कि भैया तुम जो रबर यूज़ कर रहे हो वो पेड़ से निकल के आता है, तो वो एक दिक्कत है उनके लिए। तो इसलिए पॉलीविनिल के या फिर जो भी पॉलीमर्स के रबर्स, पॉलीमर्स के टायर यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी दिक्कत है। तो उम्मीद करते हो दोस्तों आपको मार्केट का अंदाज़ा आ चुका होगा।
टॉप कंपनीज़ कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा जिसके सेल्स है वो कंपनी टॉप पे आ जाती है, मार्केट लीडिंग पोजीशन, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर उसी के पास होता है। तो अपोलो टायर्स आप देख सकते हैं टॉप पे, लेकिन ज़्यादा उनके सेल्स में डिफरेंस है नहीं। आप अगर देखोगे अपोलो टायर्स का 25,000 करोड़ के सेल्स है, एमआरएफ के 24,000 करोड़ के सेल्स है, तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो दोनों भी मार्केट लीडिंग पोजीशन पे है। एमआरएफ का स्टॉक 1,30,000 के आसपास है, जो कि एक साधारण मेरे जैसे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं ले सकते, ऐसा मुझे लगता है जितना मेरी नॉलेज है। तो अपोलो टायर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपोलो टायर्स के बारे में। आरओई हम देखेंगे तो 8% की है, किसी भी टायर कंपनी का ले लो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के डबल डिजिट में आरओई है नहीं। सीएट है, जेके टायर है, दोनों का भी आरओई आप देख सकते हो नीचे किस स्तर पे है। टीवीएस का भी नीचे है, बस गुडियर इंडिया का 18 का आरओई है, जो कि अच्छी बात है। बाकी आरओसी भी आप देख सकते हैं डबल डिजिट में है अपोलो टायर की। मार्केट कैप है 30,000 करोड़ का, इससे डबल हो सकता है क्या? अब देखते हैं कैसे रिस्क को डबल करते हैं। सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे तो डबल डिजिट में है नहीं, 10 सालों की 6% की है, लेकिन हर एक टायर कंपनी का देखिए डबल डिजिट में नहीं है सेल्स ग्रोथ। तो प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो वो भी डबल डिजिट में किसी भी नहीं है, लेकिन अपोलो टायर्स की सबसे अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ रही है। 3 सालों में भी आप देख सकते हैं डबल डिजिट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने, 3 साल 5 साल आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इंडस्ट्री का भी 23 है, अपोलो टायर्स का भी 17 है, तो मोस्टली अभी अंडर वैल्यूड है, एमआरएफ थोड़ा ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो अपोलो टायर्स को हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, आप आपके हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। 1972 में कंपनी बनी थी, रेडियल टायर्स और ट्यूब बनाती है, ऑटोमेटिक बायस के यहाँ पर कोची, वडोदरा, पुणे, चेन्नई में इनके प्लांट्स है। और द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स द प्रोमिनेंट टायर ब्रांड्स इन द टी लाइट ट्रक, पैसेंजर कार और फार्म व्हीकल सेगमेंट। फार्म व्हीकल में आपके ट्रैक्टर्स वगैरह बाकी सब आ जाते हैं। ब्रांड्स कौन से कंपनी के पास, तो 2 ब्रांड्स है बेसिकली, अपोलो एंड अभी इसका नाम मुझे समझ में आया, रेडेस्टेन करके है, अभी ये मैंने भी सुना नहीं है वैसे। अपोलो ब्रांड प्राइमरी टायर मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और जो ये रेडेस्टेन है वो यूरोप में है। ओके, दैट्स वाई, इसीलिए मैंने नहीं सुना। 110 साल पुराना ब्रांड है इनका, ये शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ये भी इनका ब्रांड था। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पता था या नहीं था। कैपेक्स किया था दोस्तों इन्होंने, हाँ, H1 में FY24 में 300 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स किया था। जोग्राफिकल अगर देखेंगे, एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट से 69% का रेवेन्यू आता है, सबसे ज़्यादा इनको एपेक और मिडिल ईस्ट से आता है, बाकी यूरोप से 20% और अदर से 4% का। ट्रक्स एंड बसेस के सेगमेंट्स में 42% है, पैसेंजर व्हीकल 37% है, फार्म में और अदर्स में सबसे कम रेवेन्यू आता है, लाइट ट्रक में 6% का आता है। देखो बाय चैनल देखिए आप, रिप्लेसमेंट और ओईएम, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी में आता है तो रिप्लेसमेंट से आता है। ओईएम होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो उससे बहुत कम आता है आपका। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर हम देखेंगे तो 6,700 डीलर्स है इनके पास, मतलब 7,000 के आसपास डीलर्स यूरोप में भी है और 7,000 के आसपास डीलर्स इंडिया में है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफ़ी मैटर करता है यहाँ पर, जो एमआरएफ के पास भी अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, कोई आप इसमें चेंज इशू नहीं है। हंगेरी में इनका, नीदरलैंड में है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इनके फेवर में आया था, कुछ बीच में इनका हो गया था, सेबी का ऑर्डर निकला था, तो पता नहीं अभी ये रिफंड वगैरह कुछ है। पेनल्टी 65 लाख की इनके ऊपर लगी थी, तो इन्होंने सेबी ने इनके अगेंस्ट अपील कर दी थी कोर्ट में, तो कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता ज़्यादा है इतना। बाकी मार्केट कैप देख सकते हैं, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का P17 है, अंडर वैल्यूड है, मैंने जैसे कि बताया, इंडस्ट्री के पी से। प्रोमोटर की होल्डिंग 37% है, ये थोड़ा सा रेड फ्लैग हो सकता है, थोड़ी कम है प्रोमोटर की होल्डिंग, लेकिन ठीक है, नेग्लिजिबल, आप उसको वो कर सकते हो। डेट टू इक्विटी बहुत कम है, अच्छी बात है। बाकी सेल्स ग्रोथ की कि हमने तो बात कर ही ली है। पी रेशो आप देख सकते हैं एकदम 10 साल के मीडियन के नीचे, 5 साल के मीडियन के भी नीचे है। 10 साल के मीडियन के नीचे नहीं है, लेकिन अंडर वैल्यूड स्टॉक है, कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस का पैटर्न आप देख सकते हो 5 सालों से और 10 सालों से इस तरीके का रहा है। सबसे ज़्यादा गिरावट अगर इसकी हुई थी तो 2018 से लेके 2020, मतलब ये 2018 से लेके 2022 तक स्टॉक चला ही नहीं था। ऐसा क्या हुआ था, थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे एक बार देख लेते हैं। 2020 का हम डेटा देखते हैं तो 444 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था। मतलब जो बॉटम लाइन ग्रोथ हम जिसको बोलते हैं। दिसंबर 2021 में इसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाफ हो गया, 224 करोड़। दिसंबर 2022 में 292 करोड़ हो गया और दिसंबर 2023 में 497, तो डबल हो गया। तो प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है। ओपीएम के मार्जिन्स की वजह से ये हो सकता है। ओपीएम अगर हम देखेंगे तो ओपीएम के मार्जिन्स की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर
ओपीएम के मार्जिन इनके 20% है दिसंबर 2020 में, जो कि कम होते गए आगे। 12%, 13% हो गए, यहाँ पे तो 11% के थे। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो 18%, तो यहाँ पे इनके ओपीएम के मार्जिन अच्छे बढ़े हैं। अब ये दिक्कत यहाँ पे क्यों आई है, तो आप देख सकते हैं मटेरियल कॉस्ट। आप देखिए दिसंबर 2020 में 52% का यहाँ पर इनको मटेरियल कॉस्ट लगता था, उसके बाद वो बढ़ गया 60% तक आ गया। तो इसके वजह से इनके ओपीएम गिर चुके थे यहाँ पर। तो ये ड्यू टू इन्फ्लेशन, मतलब इंटरनल कोई इशू नहीं था कंपनी में, एक्सटर्नल इशू था। अब आप देख सकते हैं इनके ये जो क्वार्टर जा रहे हैं ना, ये इनमें मतलब अभी खरीदने का अच्छा मौका है इस कंपनी को, क्योंकि अभी इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़ा सा कम जा रहा है, जिसके नेट प्रॉफिट इनका अच्छा आ रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। बाकी टॉप लाइन ग्रोथ एक बार देख लेते हैं हम। टॉप लाइन ग्रोथ में अगर कोई इशू नहीं है तो आगे भी कंपनी में इशू नहीं होता है। 5,000 करोड़ से 7,000 करोड़, 6,500 करोड़ का भी इनका नेट प्रॉफिट आ चुका है। तो ग्रोथ तो है, टॉप लाइन ग्रोथ तो है, इतनी नहीं है, तेज़ नहीं है, लेकिन है। इनका 2012 में 12,000 करोड़ के सेल्स थे। उसके बाद अगर हम सेल्स को डबल होते हुए देखें, क्या सेल्स को डबल होते हुए मार्च 2023 में देखे हमने, तो तकरीबन इनको ऑलमोस्ट 11-12 साल लग गए अपने सेल्स को डबल करने में। नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो इनका 410 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। उसके बाद वो 1,000 करोड़ 1100 करोड़ का हो गया 2016 में। अभी भी वो 1100 करोड़ ही है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 1700 करोड़ दिखा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि इनके नेट प्रॉफिट के मार्जिन्स भी, यहाँ पर भी मार्जिन्स का ही प्रेशर मुझे लग रहा है। पिछले 66% का इनका मटेरियल कॉस्ट था मार्च 2012 में। उसके बाद वो कम होता गया है, अगर आप देख सकते हो मटेरियल कॉस्ट कम होता गया है यहाँ पर। लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट इनका बढ़ गया। ओके, एम्प्लॉय को जो पेमेंट देते हैं, देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर हम देखेंगे तो वो भी इनका ठीक रहा है, लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट इनका बढ़ गया। तो उसके वजह से अदर कॉस्ट जो होते हैं उनकी भी परसेंटेज आप देखिए, पहले 8% हुआ करता था, अब वो 10% पे है। तो ऑब्वियस है दोस्तों, इसकी वजह से नेट प्रॉफिट हैम्पर होते हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ इतने, आपको कोई भी उठा के ले लो टायर कंपनी, हाई मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा लगने की वजह से इनकी प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत आती है। वैसे ये B2B बिजनेस है, B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस। तो जो भी ये OEM में होते हैं ना, जो मतलब कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये इनको डायरेक्ट सेल कर देते हैं। या फिर ये क्या करते हैं कि अगर कोई भी कार पुरानी है और कोई कस्टमर जाता है टायर लेने, तो ये इनके पास डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होता है, तो उसके हिसाब से वो सेल्स होते हैं। लेकिन अगर हमने देखा तो OEM से सिर्फ 32% आ रहा है, रिप्लेसमेंट से 78% आ रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिप्लेसमेंट से काफ़ी ज़्यादा सेल्स आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको खास दिखेगा नहीं, बाकी इसमें देखना भी नहीं चाहिए ये सेक्टर में रिटर्न ऑन इक्विटी। मुझे जितना लगता है बैंकिंग सेक्टर और टायर सेक्टर छोड़ ही देना चाहिए। प्रोमोटर ने काफ़ी बेचा है, काफ़ी बेचा इस स्टॉक को, 44% से अभी सीधा 37% दिखाई दे रहा है। पब्लिक ने ख़रीदा है 14%, आप देख सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 8 खरीदा है। ओके, तो ज़्यादा बड़ा इशू मुझे स्टॉक में लगता नहीं है। अच्छा स्टॉक है, फिलहाल लोएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है अपने, और मुझे लगता है आगे अगर आप 5 सालों के लिए होल्ड करना चाहते हो तो अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद होगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक